बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और जिस तरह से मैं आज सुबह हमजा से डिस्कस कर रही थी कि कोई चीज़ें होती हैं जिनसे इंसान थोड़ी सी ऐसी चीज़ होती है जो चेंजिंग हो जाए तो इंसान टेंशन से बाहर आ सकता होता है। और वो ये है कि जैसे अक्सर ना हमारे व्हाट्सएप पे हम लोग देखते हैं ना कि आ रहा होता है लास्ट सीन वाला ऑप्शन, उससे बहुत सारे होते हैं कि जी लास्ट सीन तो ये है तो रिप्लाई क्यों नहीं जल्दी किया है ना। ये मसाइल हमें देखने में आ रहे थे, तो फिर हम लोग करते हैं कि क्या करते हैं कि जी लास्ट सीन का ऑप्शन ख़त्म कर देते हैं ना, वो किसी को कोई भी ना देख सके। तो लेकिन अब जो है हम चाहते हैं कुछ लोग देख सके, कुछ लोग ना देख सके। लेकिन व्हाट्सएप ने इस तरह जो फीचर है पहले ये किया था कि जैसे बस इसमें 3 ऑप्शन था कि कोई देख ही ना सके, ठीक है, या तो आपके फ्रेंड्स देख सके, या फिर उसमें एक और ऑप्शन ये थी कि जो है मेरे कॉन्टेक्ट्स जो है सिर्फ वो देख सके ना। तो लेकिन एक ये ऑप्शन थी कि कॉन्टेक्स्ट में तो सारे ही आते हैं, जिनको आप पसंद करते हैं नापसंद करते हैं सारे आ रहे होते हैं। तो अब वो जो एक फीचर है ना उन्होंने उसको रिवाइज़ किया, उसको ये किया, उन्होंने कहा है कि माय कॉन्टेक्ट्स एक्सेप्ट ये, मतलब कि एक्सेप्ट आप उन जिन लोगों को आप नहीं लाइक करते उनको उस लिस्ट में डाल दें, और आप फिर ये है कि अपना लास्ट सीन का जो ऑप्शन है उन लोगों से हाइड कर सकते हैं जिनको आप नहीं दिखाना। यानी कि जी अब ये हो सकेगा, इसके ऊपर व्हाट्सएप काम कर रहा है कि चंद वो लोग जिनको हम ब्लॉक नहीं कर सकते ना, कि हम उनको ब्लॉक लिस्ट में डाल दें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन हम उनको ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। पर हम ये भी चाहते हैं कि उन चंद मखसूस लोगों को हमारा लास्ट ऑनलाइन क्या था या लास्ट सीन जो लिखा आता है वो टाइम क्या था वो नज़र ना आए, तो उसमें हमारे पास ये एक ऑप्शन आ जाएगी कि हम ये कर सकते हैं कि जी कि उसको हम कर लेंगे जी कि आना चाहिए बाकियों को नज़र, एक्सेप्ट ये 4, 5, 8, 10, 12, 15, 14 जितने लोग हैं ना उनको नज़र नहीं आना चाहिए। क्योंकि वो अक्सर ऐसा होता है कि वो लोग कहते हैं जी आपका लास्ट ऑनलाइन ये है, लास्ट सीन ये है, और आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया। मेरा रिप्लाई उससे पहले था, उसका मेरा मैसेज उससे पहले था। तो ये चीज़ है कि ये थोड़ी सी व्हाट्सएप देखता है कि लोगों को क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लोगों को थोड़ी सी परेशानी है तो उनको चीज़ों को अपडेट करते रहते हैं। ये एक छोटी सी अपडेट है जो आने जा रही है। तो आप लोगों का अगर कुछ लोगों का ये मसला है तो ये मसला हल होने जा रहा है। मेरा मसला ये था काफ़ी मैं नोबडी किया होता था, लेकिन अब जो है ये मसला इसीलिए ज़्यादा खुश है। इकरा ने कहा कि आज ये जो लोग इकरा की तरह के परेशान है ना इस चीज़ से कि चंद लोगों को जिनको वो ब्लॉक नहीं कर सकते हैं और उनको लास्ट सीन भी हमारा नज़र नहीं आना चाहिए, उनको ये मैं बता देती हूँ कि जी कि अब आप ये कर सकेंगे और जल्द ही ये आप लोगों के मोबाइल पर भी जो है ये ऑप्शन मौजूद होगी, आपके व्हाट्सएप पर भी। चलें जी, हम कोरोना के हवाले से सबसे पहले बात करेंगे क्योंकि अब वैक्सीनेशन के ऊपर बात हो रही है ज़्यादा, और सिंध हुकूमत ये चाह रही है कि 12 साल से ज़ायद उम्र के जो बच्चे हैं उनको भी वैक्सीनेट किया जाए, लेकिन अभी NCOC की जानिब से ऐसी गाइडलाइन सामने नहीं आई हैं। तो बारहा ये जिक्र किया जा रहा है, ये मुतालबा किया जा रहा है, और वैक्सीनेशन का अमल तो तेज़ी से जारी है। NCOC ने यह भी कहा है कि शहरी हर सूरत वैक्सीन लगवाएं। बिल्कुल, और दूसरी डोज लगवाने वाले जो अफराद हैं पैगाम का इंतज़ार किए बगैर ही वैक्सीनेशन करवाने के लिए सेंटर्स में जाए, क्योंकि जब आपके दिन पूरे हो जाते हैं जो उसका अगर टाइम ड्यूरेशन है उसके बाद आपको मैसेज नहीं आया तो उसका वेट मत करें, जाएं और अपने आप को वैक्सीनेट जो है कंप्लीट वैक्सीनेट करवा लें। जबकि वज़ीर सेहत की अगर बात करें तो वज़ीर सेहत सिंध जो है आज़रा पेचो, उन्होंने आलमी इदारे सेहत से मंजूर वैक्सीन 12 से 17 साल के बच्चों को लगाने का मुतालबा किया, जैसे कि हमजा ने पहले ही बताया। तो उनकी जानिब से बयान में ये कहा गया है कि स्कूल बंद करने के हक में नहीं है, जुलूस और जलसों में SOPs की पाबंदी नहीं होती, तो महकमा तालीम और जो महकमा सेहत है वो स्कूल खोलने से मुतालिक एक सफ़े पर है। अच्छा, ऐसे ही है। वो ये कह रही हैं कि जी कि जलसों की बात उन्होंने की है और जुलूस का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन जलसा हुआ है कराची के अंदर, हम देख रहे हैं PDM का जलसा भी हुआ है, उसकी इजाज़त भी दी गई है और सिंध गवर्नमेंट ने उनको रोका भी नहीं वो जलसा करने से। और फिर हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को देख रहे हैं कि उनकी मुख्तलिफ गैदरिंग्स हो रही होती हैं और जलसे हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट्स उसके ऊपर काम क्यों नहीं कर रही हैं? NCOC पर अगर ये प्रेशर डाला जा रहा है तो सूबाई हुकूमतें खुद से भी तो कुछ फैसले करें। खैर, दूसरी जानिब फैसलाबाद में कोरोना की चौथी लहर ख़तरनाक मरहले में दाखिल होने लगी है, जिसके बायस अस्पतालों में मरीज़ों और अमवात की तादाद जो है हम देख रहे हैं कि बढ़ती चली जा रही है। फैसलाबाद में फ़ाल केसेस की हम बात करें
तो 1500 से ज़ायद होने के साथ साथ मुस्बत केसेस की शरह भी 10% तक पहुँच गई है। बिल्कुल, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि 10% तक शरह फैसलाबाद में पहुँच गई और शहरियों ने एहतियात ना की तो दोबारा से लॉकडाउन की सूरत हाल पैदा हो सकती है। अगर हम आलमी इदारे सेहत की बात कर लें तो उन्होंने एक बार फिर से ये कहा है कि कोरोना वायरस में जो डेल्टा वेरिएंट है ये सबसे ख़तरनाक इसकी टाइप है जो कि कोविड की है। बिल्कुल ऐसी है। सेक्रेटरी जनरल हमारे साथ मौजूद हैं PMA के डॉक्टर सज्जाद साहब, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब पहले ये बात कर लेते हैं कि जो सिंध का मुतालबा है, वज़ीर सेहत सिंध जो कह रही हैं कि 12 से 17 साल के जो बच्चे हैं अब उनको भी वैक्सीनेट किया जाए, क्योंकि WHO ने अगर इजाज़त दे दी है तो हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। आपको उनकी ये राय, ये मुतालबा कैसा लग रहा है और क्या हम इस पोजीशन में हैं कि हम अभी 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों को वैक्सीनेट कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, हमारे मुल्क के अंदर जिन लोगों को वैक्सीन लगनी चाहिए थी प्रायोरिटी बेसिस पे, यानी कि जो उम्र रसीदा लोग हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, नौजवान हैं, क्योंकि अब नौजवान भी जो है वो इस बीमारी में मुब्तला होके और इंतकाल कर रहे हैं। बच्चे भी इंतकाल कर रहे हैं, लेकिन परसेंटेज बहुत कम है। बच्चे इन्फेक्टेड जरूर हो रहे हैं, लेकिन उनके अंदर सिम्टम बहुत ज्यादा सीवियर नहीं है, बहुत एक आध ऐसे हैं। तो इशू ये है कि अगर आप बच्चों को वैक्सीन लगा रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, तो पहले जो लोग हैं, आपको एक बात बता दूं कि आप भी इस पे देखिएगा कि जो पहली डोज लोगों ने लगाई है उसमें से बहुत सारे लोगों ने सेकंड डोज नहीं लगाई है और नहीं लगा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये चीजें जो है ना, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात है और हमें पहले जो लोग फर्स्ट डोज लगा चुके हैं उनको ये पहले वैक्सीन कंप्लीट की जाए। अदरवाइज जो है वो बेकार है कि हमने फर्स्ट डोज को सिर्फ काउंट करना है कि जी 40 लाख या 50 लाख 50 या 5 करोड़ या 6 करोड़ 7 करोड़ लोग अब वैक्सीनेट हो चुके हैं। तो हम ये तो पहली वैक्सीन की बात कर रहे हैं, पहले डोज की। जी। हमारा इशू ये है कि हम बच्चों को जरूर लगाएं, लेकिन सबसे पहले जो हमारा काम है कि जिन लोगों को फर्स्ट डोज लग चुका है उनको दूसरी डोज जल्द से जल्द लगाया जाए, और जो लोग रह गए हैं तो उनको फौरी तौर पर वैक्सीनेट किया जाए। और बच्चों को लगाने का एक और इशू भी है कि देखिए, मैं ये बात कर रहा था कि जो NCOC है वो इदारा ऐसा है जो वैक्सीन देती है, आपको प्रोवाइड करती है सुबह में। जब आपको वैक्सीन ही प्रॉपर नहीं मिलेगी तो आप कैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। हम ये बार बार कह रहे हैं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन बार बार ये कहती है कि जी आप जो है एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाएं और यूनिफॉर्म पॉलिसी के तहत जो है वो पूरे पाकिस्तान में काम किया जाए। तो NCOC अगर एक काम कर रही है और वो वैक्सीन सप्लाई कर रही है, मैं तो समझता हूँ कि अभी जो यहाँ अक्सर सेंटर पे कभी ये वैक्सीन नहीं है, कभी वो वैक्सीन नहीं है, हमारे लोग आते हैं और सेकंड डोज के बाद वापस चले जाते हैं कि जी आप 2 दिन बाद आइए, 3 दिन बाद आइए। तो पहले तो हमें कंफर्म होना चाहिए कि हमारे पास वैक्सीन की मिकदार मौजूद होनी चाहिए हमारे पास इतनी तादाद में कि लोग सेंटर से वापस ना जाए। जब ये चीज हो जाए तो आप आगे यकीनन आप 12 साल 13 साल 14 साल के बच्चों को फिर। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक और बात ये भी कि जो मौजूदा वेव है कोविड की, बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है कि मध्यम पड़ गई है। आप समझते हैं कि जिस तरह अब WHO ने भी कह दिया कि जो डेल्टा वेरिएंट है वो खतरनाक है और इस रीज़न जो है ये मध्यम नहीं हो रही वेव उसकी डेल्टा वेरिएंट ही है? बिल्कुल, इसकी वजह डेल्टा वेरिएंट है। और डेल्टा वेरिएंट हम इसलिए समझ रहे हैं कि लोगों को विदाउट सिम्टम पता नहीं चलता, और जब सिम्टम पता चलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है, लंग्स काफी अफेक्टेड हो चुके होते हैं, किडनी इफेक्ट हो चुका होता है। तो ये प्रॉब्लम जो है वहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। तो मैं समझता हूँ कि इस पे बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत है और बच्चों को आप बहुत आसानी से ट्रेन करके किया जा सकता है। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, एक पता नहीं क्या एक जहन में लोगों के आ गया है कि हमने वैक्सीन लगा ली है तो मास्क हम नहीं लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे। यही वजह है कि आप देखिए कि आप मेजॉरिटी लोग जो है वो मास्क लगा के नहीं मिल रहे हैं, हालांकि उन्होंने वैक्सीन लगाई भी। और अब देखा ये जा रहा है कि जो वैक्सीन लगाए हुए लोग हैं वो इन्फेक्ट होते हैं, और जब इन्फेक्ट होते हैं तो वो ये समझते हैं कि नहीं जी मैंने तो वैक्सीन लगाई है और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमें तो क्यों इन्फेक्शन होगा, हमें नहीं होगा। और फिर जब उनको रियलाइज होता है कि हाँ तो कोरोना हो गया है तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो लिहाजा तमाम लोगों को ये समझना है कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो लोग वैक्सीन लगा चुके हैं उनको टार्जन नहीं बनना है,
उनको भी SOPs पे बिल्कुल ऐसी है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, सवेरे पाकिस्तान से कर रहे थे। और ये अहम चीज़ है कि कई लोग ऐसे हैं कि वाकई वो ऐसा करते हैं। हम ये गलती कर रहे हैं कि जी कि मैं वैक्सीनेटेड हूँ, हाथ आगे कर देंगे, गले मिलने के लिए आपके पास आ जाएंगे, भैया वैक्सीनेटेड हैं तो क्या हो गया, आपने फिर भी जो है एहतियात तो करनी है। ये कोई तरीका नहीं है कि आप वैक्सीनेटेड हैं तो आप बिल्कुल एहतियात नहीं करेंगे। एहतियात तो आपने फिर भी वैसे ही करनी है कि जब आप वैक्सीनेटेड नहीं थे। तो ये मत सोचें कि आपने खुद को वैक्सीनेट करवा लिया तो आपने एहतियात नहीं करनी। फिर ये सवाल उठता है कि अगर हमने तब भी एहतियात करनी है तो फिर वैक्सीन लगवाने की क्या ज़रूरत है? अच्छा, वैक्सीन आपके लिए कोरोना के सामने शील्ड है, लेकिन वो शील्ड जो है उसको तोड़ा जा सकता है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए दोनों चीज़ें जब आपके पास होंगी तो आप बहुत ज़्यादा सेफ हैं। अच्छा, वैक्सीन ना लगवाने की फिर रीज़न ढूंढी जाती हैं, वो ये ढूंढी जाती हैं कि जी उसको तो वैक्सीनेशन करवा के भी कोविड हो गया तो हमने नहीं कराई है तो फिर मतलब हम तो अभी तक सेफ हैं। इस तरह की बातें भी हो रही होती हैं। लेकिन वो यही वजह है कि जो लोग वैक्सीनेट हो जाते हैं वो एहतियात नहीं करते हैं और फिर वो जो है उन्हें कोविड हो जाता है। और दूसरा यह है कि अगर उनको कोविड हो भी जाता है, जिस तरह से एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, वो यही बारहा बता रहे हैं कि जो लोग वैक्सीनेटेड थे अगर उनको कोविड हो भी गया था तो वो उतने बुरी तरह से असरअंदाज नहीं हो रहा था। इंटेंसिटी जो है वो बहुत लो थी। वो लोग मतलब वो आम फ्लू की तरह से उनको लोगों को फील हुआ है। बहुत सारे जो हमारे सर्कल में भी ऐसे लोग थे, उन्होंने कहा हमें बिल्कुल पता नहीं लगा कि हमें कोविड हुआ, बस ऐसे लगा था कि आम फ्लू ही है बस। बिल्कुल ऐसी है। चलें जी आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुछ गैलप सर्वे के हवाले से। सबसे बड़े सूबे पंजाब में PTI की मकबूलियत का ग्राफ नीचे गिर गया है। उस सर्वे के मुताबिक नाकिस कारकर्दगी पर अवाम सख्त नाला हैं और हुकूमत के 3 साल मुकम्मल होने पर उसकी कारकर्दगी से मुतल्लिक अवाम की राय जानने के लिए गैलप पाकिस्तान के सर्वे के अब अदाद शुमार भी सामने आ गए। अच्छा, गैलप सर्वे में पंजाब में शहरी इमरान खान की हुकूमत से गैर मुतमईन है। इमरान खान मुल्क में मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो मकबूलियत हासिल करने में कामयाब रहे हैं। 48% शहरी जो हैं वो हुकूमती कारकर्दगी से खुश हैं, जबकि 45% शहरी जो हैं वो सख्त नाला भी हैं। अच्छा, गैलप सर्वे के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मकबूलियत जो है वो बड़ी है, जबकि पंजाब में ग्राफ नीचे आया। और सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक खारजा उमूर के महाज पर 58% शहरियों का ख्याल है कि हुकूमत ने दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात के हवाले से अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। 48% पाकिस्तानियों ने करप्शन के खिलाफ हुकूमती इक़दामात को सराहा है। बिल्कुल। और इसके अलावा अगर बात की जाए 40% के ख्याल में ये इक़दामात जो हैं कहते हैं कि ये काफ़ी भी नहीं है। और 70% पाकिस्तानियों का ख्याल है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो है वो अपनी हुकूमत की मुद्दत जो है वो पूरी हाँ, 10 में से 7 पाकिस्तानी ये समझते हैं कि ये गवर्नमेंट जो है अपनी मुद्दत पूरी करने जा रही है। इसी सर्वे के ऊपर हम बात करेंगे। पिलडाट के सदर अहमद बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद। अहमद बिलाल महबूब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलामु अलैकुम सर, ये सर्वे के हवाले से हमें थोड़ा सा बताइएगा। पंजाब में ग्राफ नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में हम देख रहे हैं कि ग्राफ ऊपर जा रहा है। किस तरीके से ये सर्वे कंडक्ट किया गया है और इसकी अहमियत क्या है? बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, अहमियत तो ये है कि 3 साल हुकूमत ने मुकम्मल कर लिए हैं और अब सिर्फ इसके 2 साल बाकी हैं जी। तो ये 3 साल अच्छी खासी मुद्दत होती है जिसके बुनियाद पे लोग एक राय कायम कर सकते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी रही। तो इसलिए इस मौके पे अगर ये सवाल पूछे गए हैं और इनके जो जवाब आए हैं उनकी बहुत अहमियत है। उससे अंदाज़ा लग सकता है कि अवामी राय किस तरफ जाती हुई दिखाई देती है। अब ये जो इमरान खान साहब की ज़ाती मकबूलियत और कौमी सतह पे हुकूमत की कारकर्दगी, वो तो उसके बारे में तो एक पॉजिटिव रेटिंग है। बहुत थोड़ा सा फ़र्क है जो पॉजिटिव कहते हैं और नेगेटिव कहते हैं। 3 परसेंटेज पॉइंट्स का फ़र्क है जो मेरे ख्याल में बहुत कम है। ये ऐसा सर्वे है जिस पे हुकूमत भी खुश हो सकती है और अपोजिशन भी खुश हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में हुकूमत के पास इस पे गौर व फिक्र का और परेशान होने का ज़्यादा मौका है, क्योंकि ये 3 परसेंटेज पॉइंट का फ़र्क है और अभी 2 साल बाकी हैं। ये बहुत थोड़ा फ़र्क है। हुकूमत की कारकर्दगी से बेहतर पॉइंट्स लेने चाहिए थे। खैबर पख्तूनख्वा में तो समझ में आता है, वहाँ पे तो ओवरवेलमिंगली सूबाई हुकूमत के भी हक़ में और हमारी वफाकी हुकूमत के भी हक़ में सेंटिमेंट मौजूद है। लेकिन बलूचिस्तान का थोड़ा सा हैरान कुन है। बलूचिस्तान कदर ज़्यादा मकबूल होना, उसमें मुझे थोड़ा सा उसके सैंपल पे और उसकी जो जवाब है उसके बारे में कुछ शकूक पैदा होते हैं, इसलिए कि वहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ दूसरे जो सर्वे जिन पे आगे चल के शायद आप बात करेंगे उसमें कोई थोड़ी सी मुझे मुताबिकत नज़र नहीं आती। अच्छा। लेकिन ओवरऑल ये हुकूमत के लिए एक मेरे ख्याल में
जनरली हुकूमत की कारकर्दगी को सराहने के मुतरादिफ है। ठीक है। अहमद बिलाल साहब, सर्वे के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नौजवानों में भी बहुत ज़्यादा मकबूल हैं और 30 साल से कम उम्र के नौजवान की अक्सरियत ने उनकी कारकर्दगी को अच्छा भी करार दिया। नौजवानों में मकबूलियत से तहरीक इंसाफ को आप समझते हैं कि अगले इंतखाबात जो आएंगे उनमें फ़ायदा होगा? यकीनन फ़ायदा होगा अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने नौजवान जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उनको मोबिलाइज करने में कामयाब हो जाए। देखिए, जनरली नौजवान कम वोट डालते हैं बनिस्बत एवरेज के। 2018 के इलेक्शन में और 2013 के इलेक्शन में नौजवान खासे मोबिलाइज हुए थे और वो इमरान खान साहब की वजह से हुए थे। अब अगर 2023 में भी इसी तरह वो मोबिलाइज कर सके, क्योंकि नौजवान वोट अब बहुत बड़ी तादाद में है, तो बहरहाल 44% के करीब वोटर्स में उनकी तादाद है। तो अगर उसको मोबिलाइज कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये +50 के लोग हैं, ये ज़्यादा वोट देते हैं और उनमें इमरान खान साहब की मकबूलियत ज़्यादा नहीं है, उसमें लोग जो है वो मुखालफिन के हक में होते हैं। अच्छा सर, दो बड़ी अहम चीज़ें हैं इसके अंदर। एक ये कि ये 3 साला दौर है और नवाज शरीफ यानी नून लीग के 5 साला दौर से जो है इसका तकाबुल भी किया गया है। 37% लोग समझते हैं कि 37% लोग समझते हैं कि नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत बेहतर था, 37% लोग समझते हैं कि इमरान खान का दौरे हुकूमत बेहतर है। बाकी जो है वो समझते हैं कि कोई फ़र्क ही नहीं है, एक जैसा ही चल रहा है। दूसरा, इकॉनमी के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करती है गवर्नमेंट और सबसे कम अगर हम रेशियो देखें परसेंटेज 45% वो इकॉनमी पे ही आ रही है। लोग समझते हैं सबसे कम बेहतर काम इस गवर्नमेंट ने इकॉनमी पे ही किया, सबसे बेहतर कोविड पे किया है। आप इन नंबर्स को कैसा देखते हैं? जी देखें, एक बात तो ये जहन में रखने की है, उससे बड़ा फ़र्क वाक़ई होता है कि ये सवाल नहीं पूछा गया कि आप अगर आज इलेक्शन हो तो किस हुकूमत किस पार्टी को वोट देंगे। जब ये सवाल पूछा जाता है तो उससे बहुत फ़र्क वाक़ई हो जाता है। परफॉर्मेंस को अच्छा या बुरा कहना एक बात है, किसको वोट देंगे ये बिल्कुल दूसरी बात है, क्योंकि उसमें बहुत से और बायसेस आ जाते हैं। ठीक है। एक जो चीज़ उसके करीब तरीन है वो ये है कि आप नवाज शरीफ की हुकूमत को बेहतर समझते हैं या इमरान खान साहब की हुकूमत को बेहतर समझते हैं। तो इसमें जो टाई हो जाती है कि दोनों बराबर वोट आते हैं, ये हमें ये बताते हैं कि परफॉर्मेंस को अगर लोग कुछ सराह भी रहे हैं, उसकी तारीफ कर भी रहे हैं, तो इमरान खान साहब का जब तकाबुल वो करते हैं नवाज शरीफ साहब से, तो उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ है थोड़ा सा नीचे आता है, क्योंकि उसमें बराबर लोग आ जाते हैं, जबकि कारकर्दगी में लोग ये कह रहे हैं कि ज़्यादा लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो उसमें भी अगर आप, तो सबसे ज़्यादा फ़र्क आपको 50+ लोगों में आता है। 42% लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ का ज़माना बेहतर था, अच्छा। तो सिर्फ 32% कह रहे हैं कि जवान बेहतर हैं। तो एक बहुत बड़ा तकरीबन 10 परसेंटेज पॉइंट्स का इस एज ग्रुप पे, जब जवानों में ये परसेंटेज जो है 39% इमरान खान साहब के हक में कह रही है और 34% उनके हक में, नवाज शरीफ के हक में कह रही है। ये एक अहम नंबर है कि नवाज शरीफ और इमरान खान साहब का तकाबुल होना और उसमें अभी भी टाई हो जाना, बराबर हो जाना, ये मेरे ख्याल में इस पूरी रिपोर्ट से, इस पूरे सर्वे से हुकूमत को खास तौर पर अखज़ क्या करना चाहिए? हुकूमत को सबसे पहले तो अपनी इकॉनमी के ऊपर फोकस करना चाहिए। इसका मैसेज ये है कि कोरोना के ऊपर हुकूमत को बहुत सपोर्ट मिली है और बहुत उसकी तारीफ की जा रही है। उसकी वजह यह है कि कोरोना के ऊपर वाकई अल्लाह का बहुत मेहरबानी रही है और जो NCOC की मौजूदगी में उन्होंने बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके के साथ इसको डील किया है। लिहाजा फिक्र की बात यह है जिस पे मेरे ख्याल में इस हुकूमत को आइंदा आने वाले दिनों में बहुत चैलेंज का सामना होगा और अभी भी है, वो इकॉनमी है, क्योंकि आने वाले दिनों में ख्याल ये है कि महंगाई मजीद बढ़ेगी और सूरत हाल में चैलेंजेस मजीद आएंगे, क्योंकि IMF की कंडीशनैलिटीज़ पे बात चलेगी। तो हुकूमत को मेरे ख्याल में ज़्यादा फोकस इकॉनमी पे ही देना पड़ेगा। ठीक है। अहमद बिलाल महबूब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे से आप बात कर रहे थे, जो गैलप सर्वे है ये हमने आपके साथ शेयर किया है। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।